नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद उषा में। और आज मैं आपके लिए नेट JRF यूनिट 1 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। ठीक है, हिंदी भाषा उद्भव और विकास से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो इनमें से कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर बी कन्नौजी, ऑप्शन नंबर सी बुंदेली या फिर ऑप्शन नंबर डी मगही। तो इनमें से कौन सी ऐसी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। जो मगही भाषा है वो पश्चिमी हिंदी की नहीं है, वो कौन सी हिंदी की है? बिहारी हिंदी की बोली है। ठीक है, और यदि हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? कौरवी, हरियाणवी, ठीक है, ब्रजभाषा, ये सारी की सारी आपको देखने के लिए मिलेंगी। चलिए आगे व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की। मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि यह बिहारी हिंदी की बोली है। ठीक है, तो अगर हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो कौन कौन सी बोलियां आ जाती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत? खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं, और ब्रजभाषा, हरियाणवी या फिर बांगरू, और बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, तो ये जो भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। वहीं अगर हम पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबंधित रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, अगर हम अवहट की बात करते हैं तो अवहट की जो रचना है, ठीक है, वो कौन सी है? भंवर गीत, प्रिय प्रवास, कीर्तिलता, प्रबंध चिंतामणि या फिर मधुमालती। तो अगर हम अवहट भाषा की बात करें तो अवहट भाषा में रचित कौन सी रचना है? कीर्तिलता। और कीर्तिलता किसकी रचना है? विद्यापति की। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ए ऑप्शन है वो किसके साथ मैच हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन के साथ। ठीक है, जो ए है वो किसके साथ मैच हो जाएगा? थर्ड के साथ। ब्रजभाषा, यदि हम ब्रजभाषा में रचित रचना की बात करें तो वह कौन सी है? भंवर गीत है। कौन सी है? भंवर गीत। ठीक है, तो यानी कि बी का किसके साथ हो जाएगा? फर्स्ट के साथ। बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। वहीं अगर हम अवधि की बात करें तो अवधि में रचित रचना है मधुमालती। ठीक है, यानी कि सी का क्या हो गया? फिफ्थ हो गया। और डी खड़ी बोली, तो खड़ी बोली में रचित रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास। तो इसी के अनुसार हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का फिफ्थ। चलिए चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो ए का थर्ड नहीं है, बी ऑप्शन में भी ए का थर्ड नहीं है, सी ऑप्शन में भी नहीं है, लेकिन हाँ डी ऑप्शन में हमारा ए का थर्ड भी है, बी का फर्स्ट भी है और सी का फिफ्थ है एंड डी का सेकंड है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अवहट जो है, ठीक है, अवहट भाषा में कौन सी रचना है? कीर्तिलता है और यह इसके रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं। ठीक है, ब्रजभाषा में रचित रचना है भंवर गीत और इसके रचनाकार कौन है? नंददास। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं और बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अवधी भाषा में रचित है मधुमालती और इसके रचनाकार कौन है? मंझन। खड़ी बोली प्रिय प्रवास, ठीक है, और इसके रचनाकार हैं हरिऔध। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर, वैज्ञानिक तथा नई तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्यिक सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में
किस आयोग की स्थापना की? ठीक है, तो वैज्ञानिक और नई तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली की जो महत्वपूर्ण शब्दावली है या फिर जो साहित्यिक सामग्री है उसके निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की थी? ऐसा कौन सा आयोग है जो शब्दावली पे वर्क करता है, शब्दावली पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, ऑप्शन नंबर बी राजभाषा तकनीकी शब्दावली आयोग, ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक ज्ञान आयोग, या फिर ऑप्शन नंबर डी शब्दावली आयोग। ठीक है, तो इसका तो हमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसा कि ऊपर ही लिखा हुआ है वैज्ञानिक तथा नई तकनीकी साहित्य। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसकी भूमिका सक्रिय रही है? ठीक है, किसकी सक्रिय भूमिका रही है? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी? ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अनुसार जो उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालय है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, उसमें जो जितनी भी कार्यवाही होगी वो केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। तो इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आएगा? अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 344, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 346, या फिर ऑप्शन नंबर डी 348। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 348, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 348 के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होंगी। इसके अलावा संघ तथा राज्य के स्तरों पर सभी विधायकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। ठीक है, चलिए अन्य अनुच्छेद भी एक बार हम देख लेते हैं कि इनके अनुसार क्या क्या हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 343, संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। 343 से संबंधित हर बार जो है प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत क्या है? राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन का प्रावधान है कि जो राष्ट्रपति है वो राजभाषा आयोग का गठन कर सकेगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 344 के अंतर्गत। ठीक है, 343 वाला कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है? जो हमारी देवनागरी लिपि है उसका जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो किस शिलालेख में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन, या फिर ऑप्शन नंबर डी जयभट्ट। तो किसके शिलालेख में मिला था हमें सबसे प्रथम देवनागरी का उल्लेख? ऑप्शन नंबर डी जयभट्ट के आलेख में। ठीक है, शिलालेख में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। ये केवट की जगह जयभट्ट कर लीजिएगा इसको।
देवनागरी लिपि की जड़ें प्राचीन ब्राह्मी परिवार में हैं। ठीक है, यानी कि जो अगर हम पूछेंगे देवनागरी जो लिपि है वो कहाँ से निकली, तो वो किससे निकली थी, ब्राह्मी, प्राचीन जो ब्राह्मी लिपि थी उसी से इसका निर्माण हुआ है, उसी के परिवार से संबंधित है ये। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है। ठीक है, अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है। ऑप्शन नंबर ए पिंगल, ऑप्शन नंबर बी डिंगल, ऑप्शन नंबर सी अवधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी अवहट। तो कौन सा होगा इसमें से, आंसर देख ही लेते हैं चलिए हम। अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से पिंगल भाषा बनती है। ठीक है, और जबकि जो अपभ्रंश एवं राजस्थानी जो भाषा होती है उसके योग से कौन सी बनती है, डिंगल भाषा बनती है। ठीक है, अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। अपभ्रंश की उत्तरकाली अवस्था का नाम ही अवधी है। ठीक है, यानी कि जो अपभ्रंश की पहले की जो भाषा थी उसी को क्या कहा जाता था, अवधी कहा जाता था। ठीक है, समझ आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ। तो जो मानकीकरण किया गया था वो कब किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1957, ऑप्शन नंबर बी 1967, ऑप्शन नंबर सी 1983, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1945। तो अगर हम हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन देखें तो वह कब किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1983 में। कब किया गया था, 1983 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया हुआ है। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन 1983 में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। निम्नलिखित विधि के रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। प्रश्न नंबर 9। ठीक है, करो, जो करो है वो कौन सी भाषा का है, करहू कौन सी भाषा का है, करो कौन सी भाषा का है, या फिर करा कौन सी भाषा का है। ठीक है, तो इसमें से एक बार हम मैच कर लेते हैं कि कौन सा किसका है। करो कौन सी भाषा का होगा, सिंपल शब्द है तो कौन सा होगा, बांगरू का। तो ए का हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, करहू, जो करहू है वो किसका हो जाएगा, करहू किसका हो जाएगा, अवधी का। ठीक है, करो किसका हो जाएगा, ब्रज भाषा, और करा किसका हो जाएगा। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले। ए का 4, क्या ए का 4 कहीं पर दिया हुआ है, जिसमें हमारा ए का 4 दिया हुआ है वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए का 4 तो ए ऑप्शन में ही दिया गया है, बी का 3 दिया गया है। ठीक है, करहू किसका हो जाएगा, अवधी भाषा का हो जाएगा। ठीक है, करहू शब्द किसका हो जाएगा, अवधी भाषा का, यानी कि बी का 3, और सी का क्या है, 5th है, करऊ, करऊ किसका हो जाएगा, ब्रज भाषा का हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड यानी कि डी का हमारा सेकंड है, करा, करा किसका हो जाएगा, भोजपुरी का। अब देख लेते हैं सही ऑप्शन हमारा क्या बनता है इसमें से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। ऑप्शन नंबर ए लोक भाषा, ऑप्शन नंबर बी जन भाषा, ऑप्शन नंबर सी देश भाषा, या फिर ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध भाषा। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है, ऑप्शन नंबर ए लोक भाषा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। ये थे आज के बेहतरीन 10 क्वेश्चन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी मेरी शुरुआत है, थोड़ी थोड़ी गलतियां होती हैं, लेकिन यदि आप सभी का सपोर्ट बना रहेगा तो ये गलतियां भी धीरे धीरे होनी बंद हो जाएंगी। आप सभी के सहयोग की बहुत ज़रूरत है मुझे। ठीक है, थैंक यू।